कल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 134th बर्थ एनिवर्सरी है। तो बर्थ एनिवर्सरी की मैं सभी देशवासियों को और बाबा साहब को चाहने वाले जितने भी लोग देश विदेश में हैं सबको बधाइयाँ देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार की ओर से बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मुद्दा ये है कि पिछले 61 डेज से हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स और बुद्धिस्ट जो जितने भी अनुयायी है, बुद्ध के अनुयायी है, यूनेस्को का सबसे बड़ा इंडिया का हेरिटेज माना जाने वाला बुद्ध गया महाविहार, ये 1949 के एक्ट से अभी भी उसको मैनेज किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब इस देश का संविधान निर्माण किया है, इसमें आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 को ये देश का संविधान लागू हुआ है। ये आर्टिकल कहता है कि इसके पहले के जितने भी कानून हैं वो नल एंड वॉइड होते हैं, लेकिन आज भी ये कानून 1949 का कानून केवल बौद्धों के लिए अभी भी इस देश में लागू किया जा रहा है। और इसलिए बिहार सरकार के माध्यम से भारत सरकार को हम ये आगाह करना चाहते हैं कि हमारे जो प्रार्थना स्थल है, बौद्धों के जो प्रार्थना स्थल है, जो यूनेस्को में हेरिटेज के माध्यम से जिसको जाना जाता है, ये इसके ऊपर केवल बौद्धों का नियंत्रण होना चाहिए। और इसलिए ये एक्ट जो 1949 का एक्ट है, इसको रद्द किया जाए। बिहार सरकार से मैं अम्बेडकर परिवार का एक सदस्य होने के नाते और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते ये निवेदन कर रहा हूँ। और जो आंदोलन चल रहा है अभी, मेरी जो आंदोलन कर रहे हैं बंते जी और उनका पूरा संघ, उनसे बात हुई। 4 मई को लगभग 2000 से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ बिहार सरकार पार्लियामेंट संसद पर विधानसभा पर वहाँ पर वो मोर्चा लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश भर के बौद्धों को और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, बौद्ध भंतेजियों को मैं ये विनती करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 मई के इस रैली में, प्रोटेस्ट में शामिल होइएगा। और मैं खुद 4 तारीख को वियतनाम में हो रहे संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं और वहां पर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी को हम ये जो निवेदन है, हमारा मेमोरेंडम है, ये वहां पर सुपुर्द करने वाले हैं। और यूनाइटेड नेशंस को इसमें इंटरफेयर करने की विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा है, भारत सरकार इसको नहीं देख रही है। एक तरफ वक्फ बोर्ड के बिल को 14 घंटे का टाइम पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए दिया जा रहा है, लेकिन बीटी एक्ट के लिए, बौद्ध गया ट्रस्ट एक्ट के लिए 10 सेकेंड का भी टाइम पार्लियामेंट में नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारे साथ चल रहा है। और इसलिए ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये मैं, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, अन्य देशों में जाते हैं, तब ये गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो अगर सही में वो बुद्ध को इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो बौद्धों का जो महाविहार है, ये बौद्धों के मैनेजमेंट के अंडर हो। बस इतनी सी हमारी मांग है। आपके इतने सारे मंदिर बाकी के प्रार्थना स्थल, हम वहाँ पर मांग नहीं कर रहे, हम वहाँ पर कभी इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारा प्रार्थना स्थल है, ये बौद्धों के हाथों में रहे, उनके मैनेजमेंट में रहे। क्योंकि आज वहाँ पर जो नॉन बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में मैनेजमेंट दिया गया है, वो मैनेजमेंट देने की वजह से बुद्ध का जो सही मैसेज है उसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बुद्ध ने कर्मकांड के खिलाफ आवाज़ उठाई, बुद्ध ने अंधविश्वास के खिलाफ इस देश में आवाज़ उठाई, और उसी अंधविश्वास को बुद्ध को सामने रखकर किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बुद्ध के विचारों का हनन हो रहा है, बुद्ध के विचारों का अपमान हो रहा है। उसी बुद्ध के सामने बैठकर वहाँ के कुछ जो लोग हैं, पंडे हैं, वो क्या कहते हैं, वो पिंडदान और ये सारा कार्यक्रम वहाँ बुद्ध गया की धरती से हो रहा है। जब बाहर के विदेश के लोग ये सब देखेंगे तो वो बुद्धिज़्म से उनकी आस्था या बुद्धिज़्म से उनका विश्वास उड़ जाएगा कि बुद्ध की धरती में बुद्ध के साथ ये क्या हो रहा है। और इसलिए मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होने के नाते सरकार से, बिहार सरकार से और पार्लियामेंट संसद से ये विनती करूंगा
कि इस एक्ट में जल्दी से जल्दी बदलाव करें। और मैं कर्नाटक राज्य के भी लोगों से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि बाबा साहब को तो हम मानते ही हैं और उन्हीं बाबा साहब ने हमें बुद्ध की राह भी दिखाई है, तो उसी बुद्ध की राह पर भी हम लोगों को चलना है। जातियों को हम लोगों को ख़त्म करना है, क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहली आवाज़ जातियों के खिलाफ उठाई, चाहे वो नावी समाज का हो, चमार हो, महार हो, उस समय तो महार नाम का कोई अस्तित्व भी नहीं था, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सबको बुद्ध ने अपने संग में लेकर एक समान दर्जा दिया। और इसलिए आज बुद्ध की बात पूरे देश भर के लोगों को माननी ज़रूरी है। हमारे बीच में जो जाति व्यवस्था खड़ी की है, इस जाति व्यवस्था को हमको तोड़ना होगा और बाबा साहब ने उससे हम लोगों में राष्ट्रीयत्व निर्माण हो, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि हम पहले भारतीय है और अंतिम भारतीय है, और इसलिए ये भावना हम लोगों में जगाना आज अनिवार्य हो गया है। ताकि और कर्नाटक राज्य के भी लोगों को मैं ये आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो 4 मई के इस आंदोलन में शामिल हो। और जितने भी मॉन्क्स हमारे 61 डेज हो गए, 61 दिन हो गए, आज हमारे मॉन्क्स वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आप मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये खबर आप लोग चला रहे हैं, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को कहीं दिखा नहीं रहा। तो मैं आप लोगों का भी आभार व्यक्त करूँगा कि हमारी व्यथा, क्योंकि आज 24 घंटों में 10 सेकंड का भी वक्त हमें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दे रहा है, तो आप हमारी ये बात, हमारी व्यथा लोगों के सामने, भारत के और विदेशों के सामने रखने में आप हमारी सहायता करें। आज आप लोग शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए, इसलिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। जय भीम। संविधान बदलने की बात मेरे ख्याल से मैंने एक कंप्लेंट यूपी में भी की थी, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए उस बात को। कई सारे शंकराचार्य, कई सारे महंत ये बात करते रहते कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है या एक धर्म का राज्य ये देश को बनाना है। मैं कहूँगा बाबा साहब ने ये प्रिकॉशंस हम लोगों को जब संविधान दिया, तभी 25 नवंबर 1949 का ये स्पीच है, और बाबा साहब ने कहा है कि ये सेकुलर देश जो हमने तैयार किया है, अगर ये किसी एक धर्म की सत्ता में होता है तो हमें हर भारतीयों को उसको रोकना होगा। और इसलिए आज ये देश अनेक जातियों के, अनेक धर्मों का एक इकट्ठा देश है, ये केवल भारत के संविधान की ये बदौलत है। और इसलिए ऐसे संविधान को, और मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग, जैसे आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये बात सबसे पहले आपके कर्नाटक राज्य से उठी। आनंद हेगड़े, मेरे ख्याल से आपके कर्नाटक से ही है, आनंद हेगड़े ने ये बात कही थी कि हमें ये संविधान बदलना है। तो पूरा पार्लियामेंट आपके हाथ में है, पूरा राज्यसभा आपके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट भी आपके इशारों पे चल रहा है, सारे देश के हाई कोर्ट आपके हाथों में है, मीडिया आपके हाथों में है, सब पूरा देश अगर आपके हाथ में है तो संविधान से आपको दिक्कत क्या है? आज ये संविधान केवल हमारे बौद्धों के या बाबा साहब को मानने वाले लोगों के लिए आज एक सांस लेने का, इस देश में रिजर्वेशन के माध्यम से हो, पब्लिक सेक्टर्स के माध्यम से हो, स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, केवल 75 साल में हमने 2500 सालों की गुलामगिरी को खत्म कर दिया है। आनंद हेगड़े को देश का संविधान नहीं बदलना है, उनको फिर से इस तबके को उसी 2500 साल पुरानी व्यवस्था में लेकर जाना है। और इसलिए भारत के हर व्यक्ति को इस देश के संविधान को बचाने की मुहिम में आगे आना चाहिए। हेतु से संविधान को तैयार किया था। बाबा साहब ने उस समय ही संविधान देते समय ये बात कही थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं है। आज देश के पार्लियामेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश का संविधान ही नहीं चलाना चाहते या देश का संविधान चाहते ही नहीं है। तो आप जो कह रहे हो कि क्या बाबा साहब का आशय तैयार पूरा हो पा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब ने जिस इंटेंशन से इस देश को ये संविधान दिया, उस इंटेंशन से वो चला रहे। बाबा साहब ने जिस इंटेंशन से इस देश को संविधान निर्माण करके दिया, उस इंटेंशन से अगर 5 साल भी कोई गवर्नमेंट काम करे तब भी ये देश सही में सुपर पावर बन सकता है। लेकिन आज भी हम संविधान को दरकिनार करके हम राजदंड की व्यवस्था इस देश में लाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, अभी देश में पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रेटेजी जो है वो एथिक्स के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? मुझे तो लगता है उनका रिलीजन से भी कोई लेना देना नहीं है, एथिक्स से तो पहले भी कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ हिंदू मुसलमान का इस देश में दंगा करवा के अपनी अपनी कुर्सियां सेव कर रहे हैं।
इस देश में कोई मुसलमान खतरे में नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई दलित खतरे में नहीं है, खतरे में इनकी कुर्सियां हैं। और इसलिए ये आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं और फिर इन पे राज करते हैं। यानी अगर बीजेपी गलत है तो कांग्रेस सही है, और अगर कांग्रेस को हटाना है तो बीजेपी को लाना है। बस यही खेल चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, और इसमें भारत की जनता पीस रही है। ना कांग्रेस को भारत की जनता के लिए कोई उनके पास कोई स्ट्रेटेजी है, ना बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम है। और इसलिए सालों से हम लोग आज भी वही, मुझे कभी कभी इस देश की चुनाव को देखते हुए शर्म आती है कि 75 साल पहले जो मैनिफेस्टो लेकर आप आए थे वही मैनिफेस्टो लेकर आज भी आप आते हो। हम शिक्षा देंगे, हम नौकरी देंगे। अरे ये समस्या तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी। भारत आज सुपर पावर बनने की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन आज भी हम बेसिक फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको ना तो एथिक्स से कोई लेना देना है, ना किसी रिलीजन से लेना देना है। तो बाबा साहब ने भी कही थी, बाबा साहब ने उस समय कहा था कि मेरे नाम का केवल जय जयकार करके कुछ नहीं होगा, मेरे बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। आज की जो व्यवस्था है, मैं एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी व्यवस्था बाबा साहब को भगवान बनाने के ऊपर तुली हुई है। यानी बाबा साहब की बड़ी बड़ी स्टैच्यूज लाओ, बड़े बड़े माला पहनाओ, डीजे लगाओ, शराब पियो, बस उतना ही बाबा साहब का आंदोलन मर्यादित करने की ये व्यवस्था काम कर रही है। एक कम्युनिटी नहीं काम कर रही है, वो कम्युनिटी खुद से जाके शराब की बोतल नहीं लाती। यहाँ के पॉलिटिशियंस उनको जाकर शराब के तो बड़े बड़े रैक्स देते हैं कि जाओ तुम्हारे मसीहा का जयंती आ रहा है, ऐसे ही कैसे सेलिब्रेट करोगे, ये लो शराब लेकर जाओ, डीजे के लिए साउंड्स लेकर जाओ। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के खिलाफ, बाबा साहब के ही कम्युनिटी को खड़ा किया जा रहा है। तो ये हमारे, आज भी मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मेरे प्रोग्राम्स छोड़ के आया हूँ कि आज 106 गांवों ने मिलकर और 20 बंजारा तांडाओं ने मिलकर ये जयंती ऑर्गेनाइज की। और इसलिए ये मेरा कर्तव्य था कि बाबा साहब का असली राह, बाबा साहब का असली मार्ग इन लोगों को समझाया जाए। आज इन गांवों के लोगों ने इकट्ठा होकर वो डीजे वाली या शराब वाली जयंती को नकार के एक वैचारिक जयंती यहाँ पर मनाने के लिए पहल की है। ये मेरा कर्तव्य है कि उनको सही मार्ग बताए, बाबा साहब के विचार बताए, इसलिए आज यहाँ पर आए। अभी कर्नाटक में जो बात चल रहा है दलित सीएम, उसका बारे में आपका? मेरे ख्याल से दलित सीएम बनाओ, मेरे ख्याल से दलित राष्ट्रपति था ना। जब सीएम से भी बड़ा है पोस्ट, प्रधानमंत्री से भी बड़ा पोस्ट है। मुझे बताओ, जब एक दलित राष्ट्रपति था तब दलितों के जीवन में कोई चेंज हुआ? तो दलित सीएम बना के क्या चेंज मिलने वाला है आप लोगों को? आप पहले बात तो बाबा साहब को अगर आप मानते हो, बुद्ध को मानते हो, तो सामने वाला किस जाति का है हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इस देश के लोगों की भलाई के लिए काम करता है, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, हमें वो ब्राह्मण है इसलिए हम उसको नकारते नहीं है, उसमें ब्राह्मणवाद है इसलिए हम उसको नकारते हैं। हमें ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, हमको ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। जो ऊंच नीच की, जो इनकी शिक्षा वो लेकर चलते हैं, हमको उस ऊंच नीच वाली शिक्षा से दिक्कत है। हमको किसी जाति से, किसी रिलीजन से दिक्कत नहीं है। चाहे वो सीएम ब्राह्मण हो या दलित हो, अगर वो हमारे उत्थान के लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए प्रिय। हमारे लिए अगर कर्नाटक में हमारे फ्री एजुकेशन के लिए काम करो, आर्टिकल 21C बताइए, आर्टिकल 21C बाबा साहब ने लिखा है कि इस देश में केजी से लेकर पीजी तक एजुकेशन फ्री होगा और कंपलसरी होगा। बताइए क्या कर्नाटक में है? तो ये बाबा साहब ने लिखे हुए बातों पर भी अगर काम करने वाला कोई सीएम बने, हमारे लिए प्रिय है वो। हमको उसकी जात से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वही तो मैंने कहा। देखो, अगर स्वाभिमान होता तो आज भी इस देश की सरकार गिर सकती है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ये केवल शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लेकिन ये शेड्यूल कास्ट के होने के बावजूद वो शेड्यूल कास्ट की आवाज तक नहीं उठा रहे। बुद्धगया का एक भी सवाल ये 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने नहीं उठाया। सारे देश के विधानसभाओं को अगर क्लब किया जाए तो 1500 एमएलए बनेंगे आपके, लेकिन ये 1500 एमएलए ने भी आवाज नहीं उठाई है। तो ये कहीं ना कहीं उस पार्टी के गुलाम बन गए। वो पार्टी के जिस पार्टी से वो चुन कर गए, ये गुलाम बना दिए गए। ये दुष्परिणाम है पूना पैक्ट का।
ये गुलाम तब तक बनते रहेंगे जब तक पूना पैक्ट इस देश में है। बाबा साहब ने अंतिम समय तक पूना पैक्ट का विरोध किया है कि ये पूना पैक्ट हटाओ, हमें हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। आज हमारे पास हमारा रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये जो सारे हैं ये कहीं ना कहीं एजेंट्स है उस विचारधारा के, और इसलिए हमको पूना पैक्ट हटाकर रियल रिप्रेजेंटेशन की मांग हम लोगों को करनी होगी। प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, प्राइवेटाइजेशन ये हमारे मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। इस देश में पब्लिक सेक्टर क्यों बनाए गए हैं? पब्लिक सेक्टर का निर्माण करने का जो कारण है वो प्रॉफिट नहीं है कि हमको प्रॉफिट चाहिए, इसलिए पब्लिक सेक्टर का निर्माण नहीं किया गया है। पब्लिक सेक्टर का निर्माण इसलिए किया गया है कि किसी तबके को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली, और इसलिए उन तबके को नौकरियां मिले, इसलिए पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया गया। अब निर्मला सीतारमण कहती है कि हम सारे पब्लिक सेक्टर बेचने वाले हैं क्योंकि हमको लॉस हो रहा है। ये पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं बनाया गया है, ये उस सोशल इक्वलिटी को लाने के लिए बनाया गया है। और इसलिए आज कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन, ये सोशल इक्वलिटी जो आज हम लोगों में आ रही थी उसको खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे, तो निर्मला सीतारमण जी ने संसद में खड़े होकर ये आंसर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी रिजर्व ऑफिसर्स बन रहे थे रिजर्व सीट से, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के पोस्ट पे जा रहे थे, ये आने वाले समय में आपको सरकार के सारे पोस्ट में से ये आपको बाहर जाते हुए दिखाई देंगे। अभी अम्बेडकर साहब जी ने दलितों के लिए एक स्पेशल ये दिया था जो अट्रॉसिटी बोल के खबर, एट्रोसिटी मिसयूज बहुत होता है क्योंकि पॉलिटिशियंस एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को खड़े करते हैं, और इसलिए मिसयूज हर लॉ हो रहा है, नॉट ओनली एट्रोसिटी, हर कानून का मिसयूज किया जा रहा है। कई मामले में तो सही में एट्रोसिटी होने पर भी एट्रोसिटीज लागू नहीं होती। एट्रोसिटी छोड़ो, आज हमारे लोग ऐसे भी हैं कि उनके ऊपर अत्याचार होने के बाद एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही। एट्रोसिटी तो बहुत दूर की बात है। तो अगर मिसयूज की अगर बात करो तो उसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा दूसरी तरफ। तो ये मानसिकता के ऊपर है, हमारी मानसिकता कैसी है। और इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि संविधान हो, चाहे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो, ये जो एक्ट बने हैं वो उसी एक्ट में उसका इस्तेमाल होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। थैंक यू। इस पे खुद बाबा साहब ने ही ये स्पीचेस दिए थे कि प्रोपोर्शनेटली हम लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन देना है। SCs आज एक सेपरेट इलेक्टोरेट इंडिया में भी लागू है। टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जिसमें केवल टीचर्स और ग्रेजुएट्स ही वोट्स देते हैं। तो अगर टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका मतदार संघ अलग है, तो SCs का अलग मतदार संघ में बाकी के लोगों को वोट देने का अधिकार क्यों होना चाहिए? मैं जब ये बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि प्रशासन के लोग कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। तो मुमकिन अगर ग्रेजुएट और टीचर्स के लिए है तो SCs के लिए क्यों नहीं है? SCs के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये केवल SCs को ही चुनने का अधिकार होना चाहिए। आज SC के रिप्रेजेंटेटिव को एक नॉन SC चुनता है। तो नॉन SC क्यों चुनता है? क्योंकि वो ज्यादा उनका गुलाम है। नॉन SC का जो गुलामी करेगा, नॉन SC उसको ज्यादा वोट देंगे, और हमारे वोट वैसे ही कम है। तो किसी भी SC कॉन्स्टिट्यूंसी में SC का वोट कम होता है और नॉन SC के वोट ज्यादा होते हैं, और इसलिए नॉन SCs उनका एजेंट या उनका गुलाम चुनकर संसद में भेज रहे हैं। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। SC कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल SC के ही लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए।